आप सबका दिल से स्वागत है। पहले आप ये गाना देखिए। सॉरी, ये गाना मैंने थोड़ा सी दिखाया क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। अब मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप एनरिके इग्लेसियस स्पेनिश सिंगर और सॉन्ग राइटर पर एक वीडियो बनाइए। अब होता क्या है, बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में थी, बट मुझे अगर कोई सब्सक्राइबर किसी के ऊपर स्टोरी बनाने बोलता है तो वो चीज़ मैं दिमाग में रखता हूँ। लेकिन यहाँ पर और एक चीज़ कन्फेस करूँगा, जब मेरे सब्सक्राइबर ने उसका नाम लिया तो मैं सच बताता हूँ, नाम से मुझे नहीं पता था कि ये कौन सिंगर है। बट जब मैंने इंटरनेट पर डाला और मैंने देखा कि यार ये है, और उसके बाद मैंने उसका सॉन्ग देखा बाइलामोस, और ये तो मेरा फेवरेट सॉन्ग था। बट बहुत सारे टाइम हम क्या करते हैं, लोगों को देख लेते, नाम नहीं पता होता है। उसके बाद मैं स्टोरी में गया, मतलब उसकी लाइफ पर थोड़ी रिसर्च चालू की। अब मेरा वीडियो कभी कभी वायरल होता है तो बहुत सारे लोग देखते हैं, तो मुझे ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी स्टोरी में क्या क्या चीज़ें हैं। ऑडियंस देखेगी तो ऑडियंस को पसंद आनी चाहिए। उसके बाद मैंने उसकी स्टोरी पर रिसर्च किया। अब रिसर्च करते वक्त उसकी स्टोरी में इतनी सारी इंटरेस्टिंग पॉइंट थी। उसके डैड इतने बड़े सिंगर थे, बट उसे उसके डैड के नाम से फेमस नहीं होना था। उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ी बीमारी आई थी। अब वो बीमारी आने के बाद उसके ऊपर क्या बीती और क्या वो बीमारी से वो निकल पाया। हम कहते हैं कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ रहते हैं, हॉलीवुड के होने दो, बॉलीवुड के होने दो, अल्कोहल में चले जाते हैं, ड्रग्स में चले जाते हैं, तो भाई क्या ये सिंगर था, ये भी क्या उस दिशा में गया था? सब बॉलीवुड हॉलीवुड एक्टर की नहीं बात कर रहा हूँ, बट बहुत सारे लोग चले भी जाते हैं। उसके बाद इस सिंगर की श्रीलंका में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ, डायरेक्ट कहानी चालू करता हूँ। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना। एनरिके इग्लेसियस, इनका जन्म होता है मई 8, 1975 इन मद्रिद, कैपिटल सिटी ऑफ स्पेन, कंट्री इन यूरोप। इनके डैड का नाम जूलियो इग्लेसियस, वो एक बहुत बड़े फेमस सिंगर थे। एनरिके की मॉम का नाम था इजाबेल, वो एक टीवी जर्नलिस्ट थी स्पेन में, रिच और फेमस पीपल के इंटरव्यू लेती थी। एनरिके के डैड और मॉम का प्यार होता है, दोनों की शादी होती है। सबसे पहले डॉटर बॉर्न होती है चाबेली, उसके बाद लड़का पैदा होता है जूलियो, और एनरिके होता है थर्ड, सबसे छोटा लड़का। एनरिके पैदा हुआ 1975 में। इनका लव मैरिज था जूलियो का और इजाबेल का, बट उनके झगड़े भी होते थे। 1975 में एनरिके पैदा होता है। 3 साल के बाद 1978 में एनरिके के मॉम और डैड का डिवोर्स हो जाता है। डिवोर्स होने के बाद एनरिके रहता है मॉम के पास। तो मतलब बचपन से ही उसे डैड का प्यार नहीं मिला। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आने वाली कहानी में आपको पता चलेगा। अब थोड़े समय बाद क्या होता है, एनरिके के जो ग्रैंडफादर रहते हैं डॉक्टर जूलियो, एक टेररिस्ट ग्रुप उन्हें किडनैप कर लेता है। किडनैपर लोग रकम मांगते हैं $3 मिलियन। अब डिवोर्स हो गया था, बट एनरिके की मॉम थी, एनरिके के डैड, ये लोग कभी कभी मिलते भी थे, बातें भी करते थे। तो एनरिके के जो ग्रैंडफादर किडनैप हो गए थे, वो चीज़ को लेकर एनरिके के पेरेंट्स को बहुत टेंशन हो गया था। फैमिली बैठती है, मीटिंग्स करती है, लोगों से बातचीत करती है। 1 हफ्ता निकल जाता है। ग्रैंडफादर रहते हैं अभी भी किडनैपर्स के पास। फैमिली को डर रहती है, अगर पैसा लेने के बाद भी ग्रैंडफादर को छोड़ा नहीं गया तो। और 1 हफ्ता होता है, वो लोग फाइनली डिसीजन लेते हैं, किडनैपर को पैसे दे देंगे। किडनैपर को पैसे दिए जाते हैं और ग्रैंडफादर को छोड़ा जाता है। लेकिन एनरिके के मॉम और डैड एनरिके को भेज देते हैं यूएस से, क्योंकि उन्हें अब कोई रिस्क नहीं लेना था। ग्रैंडफादर को किडनैप किया, उसके बाद हो सकता है बच्चों को भी किडनैप करे। तो एनरिके चले गया यूएस से। एनरिके की जो मॉम थी वो स्पेन में ही थी, क्योंकि वो जर्नलिस्ट थी। तो यूएस से में वो लोग ने बंदोबस्त किया था एक नैनी का, जो केयर कर रही थी एनरिके की। तो अब पेरेंट्स कहाँ पर है, स्पेन में, लड़का कहाँ पर है, यूएसए में। बट लड़के को जो नैनी मिली थी, शी वॉज लाइक सेकेंड मॉम। बहुत अच्छी तरीके से वो केयर करती थी एनरिके की। और जो एनरिके की मॉम थी वो इन आउट करती थी, वहाँ पर जाती थी, आती थी। एनरिके अपने डैड को मिस करता था। उसके जो डैड थे वो तो वर्ल्ड टूर करते थे, सिंगर थे, अलग अलग जगह शो कर रहे हैं। एनरिके अपने डैड को टीवी पर देखता था, देखने के बाद और मिस करने लग जाता था, और हमेशा डैड के बारे में सोचते रहता था, क्योंकि उससे डैड का प्यार नहीं मिला था और उसके डैड को ये सब बात नहीं पता थी। एनरिके ने स्कूल की,
बट उसका इतना इंटरेस्ट स्कूल में नहीं था। वो यूनिवर्सिटी में गया बिजनेस स्टडी के लिए, बट वहाँ पर भी उसका दिल नहीं लगा। 1 साल में उसने क्विट कर दिया क्योंकि उसका पूरा ध्यान था सिंगिंग की तरफ, क्योंकि डैड सिंगर थे और वो बचपन से डैड को देख रहा था। यहाँ पर उसने बिजनेस स्टडी छोड़ी। वहाँ पर उसने नैनी से 18-19 साल का होगा तब, वहाँ पर उसने नैनी से $500 लिए और उससे रिकॉर्ड किया उसका फर्स्ट डेमो टेप। इसका सिंपल मतलब है एक सैम्पल रिकॉर्डिंग एक सिंगर बनाता है अपना वॉइस बताने के लिए, और उसके बाद वो अलग अलग म्यूज़िक कंपनी में देता है। लोग उसका गाना सुनते हैं और अगर पसंद आया तो उसे हायर करते हैं। अब यहाँ पर और एक बात है, इसने और एक चीज़ की थी। जो इसने डेमो टेप भेजा था उस पर इसने फेक नेम लिखा था। एनरिके इग्लेसियस नहीं लिखा था, एनरिके लिखा था। सरनेम रॉन्ग लिखी थी, सरनेम लिखी थी मार्टिनेस, एनरिके मार्टिनेस। क्यों? क्योंकि उसे नहीं चाहिए था कि उसके डैड बहुत बड़े सिंगर है, उसके डैड के नाम पर उसे काम मिले। उसे चाहिए था उसे काम मिले उसके टैलेंट के थ्रू, म्यूज़िक कंपनी उसकी आवाज़ सुने और उसे उसके दम पर काम दे। इसलिए उसने उसके डैडी का नाम कहाँ पर भी नहीं बताया, फेक नेम से फ्री डेमो टेप हर जगह जाके डिस्ट्रीब्यूट किया, हर म्यूज़िक कंपनी में। अब एक म्यूज़िक कंपनी थी फोनोविज़ा रिकॉर्ड, उसे एनरिके की आवाज़ बहुत पसंद आई और उसने पहला ब्रेक दिया एनरिके को। 1995 में उसकी पहली एल्बम आती है एनरिके इग्लेसियस। उसमें 10 सॉन्ग रहते हैं और पहली एल्बम से ही भाई साहब स्टार बन जाते हैं। बहुत हिट होती है एल्बम, लोगों को उसकी आवाज़ बहुत पसंद आती है। बस अब उसकी हिट पे हिट आ रही थी। अब मैं आपको सुनाता हूँ जो मेरा फेवरेट सॉन्ग है, बाइलामोस, उसकी स्टोरी, वो सॉन्ग कैसे बना। 1999 आता है। विल स्मिथ एक्टर, वो उनकी एक मूवी पर काम कर रहे थे, वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट। अब उस मूवी के लिए उन्हें एक साउंड ट्रैक चाहिए था फ्रेश एंड एक्साइटिंग। वो कहते हैं मुझे एक स्पेनिश सिंगर चाहिए, लैटिन फ्लेवर चाहिए। अब उस वक्त एनरिके था बहुत बड़ा स्टार, उसके बहुत हिट सॉन्ग थे बट सिर्फ स्पेनिश में थे, उसने अब तक इंग्लिश में नहीं गाया था। अब मूवी की जो टीम थी उन्होंने क्या किया, एनरिके के सॉन्ग विल स्मिथ के सामने बजाए। बस विल स्मिथ को उसकी आवाज़ बहुत पसंद आई और वो लोग ने एनरिके को सिलेक्ट किया। यहाँ से बाइलामोस बना। बाइलामोस का मतलब है वी डांस। एनरिके ने रिकॉर्ड किया सॉन्ग इंग्लिश और स्पेनिश में, रोमांटिक, कैची और फुल लैटिन रिदम। वो सॉन्ग बना, उसे वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट मूवी के प्रमोशन में यूज़ किया गया, प्लस मूवी में यूज़ किया गया। अब वो सॉन्ग इतना अच्छा था कि एनरिके ने क्या किया, वो सॉन्ग खुद के करियर के लिए रखा। उसकी जो पहली इंग्लिश एल्बम थी एनरिके, उसमें उसने बाइलामोस सॉन्ग ऐड किया, परफॉर्म भी किया और वो सॉन्ग बन गया बहुत ज़्यादा हिट। अब 2001 आता है। एनरिके को चाहिए थी एक म्यूज़िक वीडियो के लिए एक लड़की, वो ढूंढ रहा था एंड उसे मिलती है एना, जो थी फेमस टेनिस प्लेयर। वो ब्यूटीफुल थी, कॉन्फिडेंट थी और पॉपुलर भी थी। सॉन्ग का नाम था एस्केप, उसमें उनके रोमांटिक सीन भी थे। अब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। म्यूज़िक वीडियो होने के बाद दोनों पड़ गए एक दूसरे के प्यार में, दोनों को एक दूसरे से सच्चा प्यार हो गया। अब जैसे मैंने कहा था, वो बचपन से उसके डैडी को बहुत मिस करता था। इसे मौका मिलता है 2002 में, ये किसास करके एक एल्बम आती है, उसमें किसास करके एक सॉन्ग रहता है, उसमें उसके डैड के लिए बहुत सारी चीज़ें वो लिखता है। वो सॉन्ग के ज़रिए वो ये चीज़ बताता है, परहैप्स तुमने मुझे समझा नहीं, परहैप्स हमने कभी बात नहीं की, बट मुझे तुम्हें ये कहना है, तुम यहाँ पर नहीं भी हो तो भी मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। सॉन्ग के ज़रिए उसने अपना पेन बताया, इमोशनल डिस्टेंस के बारे में बताया और ये सॉन्ग उसके डैड ने सुना और आगे चल के इवेंट्स होते थे, उसमें वो लोग मिलते भी थे। 2003 आता है। अब एनरिके को एक मॉल था, छोटा सी मॉल, डार्क स्पॉट, ये मॉल था, ये बहुत फेमस था, फैंस को भी पसंद था ये मॉल। हम कह सकते हैं ये उसका सिग्नेचर मार्क था। बट डॉक्टर ने ये जो डार्क स्पॉट था उसे लेकर एनरिके को एक बहुत सीरियस चीज़ बताई। डॉक्टर कहते हैं उससे कि ये जो मॉल है ये तुम्हारा कैंसरियस हो सकता है, इट कैन टर्न इनटू कैंसर, तो हमें ये निकालना होगा। एनरिके वो चीज़ सुनता है, वो बहुत सैड हो जाता है, वो सोचता है सब चीज़ें, एक पॉजिटिव लाइफ चल रही थी उसकी, अचानक अलग फीलिंग आ जाती है, डिप्रेसिंग फीलिंग आ जाती है। उसकी जो गर्लफ्रेंड रहती है उससे भी बात करता है, वो लोग दोनों डिसीजन लेते हैं और फाइनली वो मॉल निकाल देता है कि फ्यूचर में प्रॉब्लम हो, बेटर है अभी निकाल दो। सर्जरी से वो मॉल निकला, सर्जरी सक्सेसफुल हुई। उसके बाद उसने एक छोटा सी ब्रेक लिया
और फिर से बैक टू वर्क आ गया। अब ये हिट पर हिट दे रहा था, उसके कॉन्सर्ट चल रहे थे, उसकी टूर चल रही थी। 2015 में श्रीलंका की टूर थी, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो कंट्रोवर्सी के बारे में बताऊंगा। उसके पहले आते हैं हम एना और एनरिक पर 2013 में। 2013 तक लोग बात कर रहे थे कि इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, बट 2013 के बाद ये खबर आती है कि इनका ब्रेकअप हो गया है, क्योंकि एना को चाहिए कि एनरिक मैरिज कर ले और एनरिक को चाहिए कि हम मैरिज नहीं करें। एनरिक का कहना यह था कि मैरिज कोई चीज़ नहीं बदलती है, बिना मैरिज के भी हम लोग खुश रह सकते हैं। अब एनरिक ने ये जो कहा था, इसके पीछे की कहानी क्या थी? एनरिक के मॉम और डैड, क्योंकि वो दोनों अलग हो गए थे। एनरिक ने बिना डैड के उसकी लाइफ निकाली थी, तो एनरिक को सब चीज़ें पता थी। उसकी मॉम भी एनरिक को कहती थी जो उनके झगड़े होते थे डैड और मॉम के, उसके बारे में कि झगड़े कैसे होते थे, क्या होता था। तो ये सब चीज़ें सोचकर एनरिक का मैरिज के ऊपर ट्रस्ट नहीं था। उसे लगता था मैरिज के बाद फिर झगड़े होंगे, प्रॉब्लम होगी, इसलिए उसे मैरिज तो करनी ही नहीं थी। तो 2013 में ये अफवाह आई कि उनका ब्रेकअप हो गया है। उन्होंने कभी नहीं कहा था, बट वो लोग साथ में नहीं दिख रहे थे। अब ये बात हम थोड़े टाइम के बाद फिर से करेंगे। यहाँ से हम डायरेक्ट जंप करते हैं श्रीलंका की टूर पर। एनरिक गए श्रीलंका की टूर पर। अब श्रीलंका में इस तरीके से फैंस, स्पेशली फीमेल फैंस, एनरिक को देखकर ऐसे चिल्लाने लगे, स्टेज पर जाकर एनरिक को हक करने लगे, किस करने लगे। और भी एक चीज़ की, अब वो चीज़ मैं वीडियो में शेयर नहीं कर सकता हूँ, बट फीमेल फैन ने वो जो चीज़ की थी, वो श्रीलंका के जो लीडर्स थे उन्हें पसंद नहीं आई। और उन लोगों ने, वो जो फैंस थे, मतलब फीमेल फैंस को लीडर्स ने कहा यू कैन नॉट डू दिस, ये आप नहीं कर सकते। और श्रीलंका के लीडर्स को और गुस्सा आया ऑर्गेनाइजर्स पे कि तुम्हारी क्या इतनी सिक्योरिटी नहीं थी? तुमने अगर एनरिक को बुलाया तो तुम्हें सिक्योरिटी पर ध्यान रखना चाहिए था। ये जो चीज़ें हुई है ये कैसे हुई है? हाँ केस ये भी लीडर्स ने कहा फैंस जाकर ये चीज़ें कर रहे हैं, तो उस वक्त सिक्योरिटी क्यों इतनी टाइट नहीं थी? प्लस जो मैंने कहा और एक चीज़ है, वो वीडियो में कहना राइट चीज़ नहीं है, तो उस चीज़ के लिए भी वो लोग भड़क गए थे। और एनरिक दोबारा फिर से श्रीलंका शो करने के लिए गए नहीं। और एनरिक श्रीलंका शो करने नहीं गए थे, इसका कोई अलग रीज़न नहीं था। एनरिक को कोई तकलीफ नहीं हुई थी। एनरिक को भी ये सब चीज़ें पता चली थी कि लीडर बहुत भड़क गए थे फैंस पर और ऑर्गेनाइज़र पर। और एनरिक थे, उन्होंने शुरुआत से सब चीज़ों में ध्यान रखा था। वो कोई स्कैंडल में नहीं पड़ते थे, मतलब ड्रग्स, अल्कोहल, उनकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। वो सब चीज़ में क्लियर थे। देखो एना के साथ थे तो एना के साथ चलते जा रहे थे। अब ये मैंने बात कही तो आपको मैं बताता हूँ। एना और वो जैसे 2013 में ब्रेकअप की खबर आई, उसके थोड़े टाइम के बाद ही वो दोनों साथ में दिखे। और 2017 में एना को ट्विंस बॉर्न होते हैं। दोनों की शादी नहीं हुई है, बट एनरिक के हिसाब से शादी हो गई है, सिर्फ शादी का स्टैंप नहीं मारा था। एना को बॉर्न होते हैं ट्विंस, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम रखा जाता है निकोलस, लड़की का नाम रहता है लूसी। अब हो गया था ये फैमिली वाला एनरिक 2017 में। उसके बाद 2020 में उसे और एक लड़की होती है जिसका नाम वो रखता है मैरी। अब वो घर पर पूरा ध्यान दे रहा था, प्लस काम पर भी ध्यान दे रहा था। 2021 में एनरिक एल्बम निकालता है फाइनल वॉल्यूम 1। तब वो कहता है ये जो एल्बम है फाइनल, ये मेरी लास्ट एल्बम होगी, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। इसके बाद मैं एल्बम नहीं बनाऊंगा क्योंकि मुझे घर पर भी टाइम देना है। अब एल्बम फाइनल वॉल्यूम 1 आई 2021 में, वॉल्यूम 2 आई 2024 में। उन्होंने कहा मैं रिटायर नहीं हो रहा हूँ, मैं सॉन्ग्स लिखूँगा। एट प्रेजेंट भी वो टूर कर रहे हैं। अब मुझे तो ये इन्फॉर्मेशन मिल गई है, ये होगा नहीं होगा ये नहीं पता है। इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई है तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। सितंबर में उनकी टूर है बल्गेरिया, सितंबर 2025। नवंबर में उनकी टूर है अबू धाबी। और ये न्यूज़ मिली है अक्टूबर 29 और 30 को वो परफॉर्म करेंगे मुंबई में। बॉटम लाइन, एकदम क्लीन बंदा है, कैरियर बनाया खुद के नाम पर, प्यार किया तो निभाया, कोई कंट्रोवर्सी में नहीं फंसा, फैमिली का ध्यान रख रहा है, प्लस काम कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आप नए हो मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल पर एक सेगमेंट है एक्टर्स की, सिंगर्स की लाइफ स्टोरी। दूसरा सेगमेंट है अगर आपको सस्पेंस, मिस्ट्री, टाइम ट्रैवलर, हॉरर, रीबर्थ, मतलब अगर ये सब टॉपिक पर भी स्टोरी देखनी है तो भी आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। एक्टर सिंगर की अगर लाइफ स्टोरी जाननी हो, डेथ मिस्ट्री जाननी हो तो भी मेरे चैनल पर मिलेगी।
आपने यहाँ पर थंबनेल तो देख लिया होगा। मेरे चैनल पर जाकर दूसरी स्टोरीज़ देखना, सच्ची कहानियाँ हैं, आपको पसंद आएगी। रिसर्च करने में, वीडियो बनाने में, शूट करने में, एडिट करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।